गुड मॉर्निंग। सो एज यू गाइज नो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइट एंड न्यूट्रिशन के रिगार्डिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी और उस केस में हमने सेल के बारे में सारा कंप्लीट कर लिया था और मैंने स्टार्ट किया था टिश्यू। एंड टिश्यू के केस में भी एपिथेलियल टिश्यू के सारे टाइप्स जो हैं वो हमने कर लिए थे। एंड वी आर लेफ्ट विद दी 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। तो आज के सेशन में आई विल कंप्लीट ऑल दीज टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू। और मैं कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट कर रही हूँ। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है। सो कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम सजेस्ट, this tissue is basically present inside our body wheresoever there is a connection, कि जहाँ पर हमारी बॉडी में एक कनेक्शन की ज़रूरत है, एक वी कैन से कि एक सेल ने दूसरे सेल के साथ ज्वाइन करना है, एक ऑर्गन ने दूसरे ऑर्गन के साथ ज्वाइन करना है, एक ऑर्गन ने विसरल कैविटी की जो वॉल है उसके साथ ज्वाइन करना है, देन उस केस में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। सो बेसिकली दिस टिश्यू, इस टिश्यू का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कनेक्शन। सो इस टिश्यू के केस में इसका फंक्शन होगा कि इट इज़ यूज़फुल और इट इज़ फंक्शनिंग एज अ कनेक्टिव टिश्यू। मीन्स जहाँ भी कहीं कनेक्शन की बात आ रही है, कोई सेल्स आर ज्वाइंड, ऑर्गन्स आर ज्वाइंड, तो उस केस में कनेक्टिव टिश्यू मस्ट बी देयर और कनेक्टिव टिश्यू वहाँ होगा। इस केस में क्या है कि इसका जैसे मैंने मेंशन किया कि कनेक्शन का काम है। इट मीन्स कि इसका इट सर्व्स एज अ बाइंडिंग फोर्स, कि ये बाइंड कर रहा है सेल्स को, ऑर्गन्स को बाइंड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। सो इट सर्व्स टू बाइंड सेल्स टुगेदर। कि अगर मैं बोल रही हूँ कि सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो क्यों जुड़े हुए हैं? बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू इज़ प्रेजेंट। कनेक्टिव टिश्यू ही उनको ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, सेल्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। उसका रीज़न भी यही है कि कनेक्टिव टिश्यू इज़ प्रेजेंट, राइट? सो कनेक्टिव टिश्यू के केस में देयर इज़ अ स्पेस ऑल्सो। लेट्स सपोज कि 2 सेल्स हैं एंड दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर, 2 ऑर्गन्स हैं, दे आर ज्वाइंड विद ईच अदर। सो इन बिटवीन देम दिस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट। देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस टिश्यू इज प्रेजेंट और उस स्पेस को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स प्रेजेंट है, एक स्पेस प्रेजेंट है इस टिश्यू के बीच में, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। Space present between tissue contain एक सब्सटेंस, एक फ्लूइड कंटेन प्रेजेंट है उस केस में, एंड दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। नाउ इस केस में कनेक्टिव टिश्यू के केस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यू के, एंड द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज एरियोलर टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन हमें पता लग गया है कि ये बाइंड कर रहा है टिश्यू सेल्स को, डिफरेंट ऑर्गन्स को एक दूसरे के साथ। इस केस में नाउ वी शुड नो कि कौन कौन से टाइप्स हैं। सो इस केस में जो फर्स्ट टाइप है, इट इज एरियोलर connective tissue। So this is the first type of connective tissue। इस टिश्यू का हम लूज कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू। सिमिलरली एक और टाइप है, दैट इज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। So first one is a loose connective tissue, the another one is the dense connective tissue.
अगर मैं बात करूँ लूज कनेक्टिव टिश्यू की, एज ए नेम सजेस्ट कि जो कनेक्टिव टिश्यू इन केस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू या इन केस ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं सेल्स की अरेंजमेंट की बात करूं तो जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, उन सेल्स में वो बड़े ही फ्रीली अरेंज्ड हैं, लूजली अरेंज्ड हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इस केस में कैसे ये डिफरेंट होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू से। इस केस में जो सेल्स की अरेंजमेंट है इट इज़ वेरी डेंस, कि जो थिकनेस होगी उस जोन में जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, डेंस। तो जिस एरिया में डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वहाँ पर थिकनेस होगी सेल्स की, कि सेल्स बहुत ही क्लोजली बाइंड हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। ऑन द अदर हैंड लूज कनेक्टिव टिश्यू के केस में सेल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड एज कंपेयर टू द डेंस, बहुत ही फ्रीली पैक्ड हैं और फ्रीली प्रेजेंट हैं। अगर हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज़ वाइडली प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी, बहुत सारे यू कैन से इट इज़ ऑलमोस्ट स्प्रेड एवरीवेयर इनसाइड आवर बॉडी। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसे डिफरेंट है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से, सेल्स आर लूजली connected with each, or on the other hand free arrangement of cells. On the other hand dense connective tissue के केस में cells are not freely arranged, cells are a bit tightly packed, cells जो हैं वो थोड़े से tightly packed हैं, इसीलिए वो उस जोन में जहाँ भी ये connective tissue present है वहाँ एक dense environment create हो जाता है। So areolar connective tissue की अगर बात करें where it is present, areolar connective tissue और loose connective tissue is present on the underlying membrane of our skin, जो skin की हमारी membrane है it is present in that zone, it is present under skin layer। तो ये स्किन की लेयर के अंडर प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल you should know about the loose connective tissue। ऑन दी अदर हैंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैसे डिफरेंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इन दिस केस देयर इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, एज वेल एज जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, dense fibrous connective tissue। So in this case there is a regular arrangement of cells, in case of loose connective tissue it is irregular arrangement। This type of tissue as loose connective tissue is present अंडर द स्किन, जो स्किन की लेयर्स हैं उसके अंडर प्रेजेंट है, उसके नीचे प्रेजेंट है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन वन लेयर ऑफ द स्किन, ये स्किन की एक लेयर है उसके अंदर प्रेजेंट है, और उस लेयर का नेम क्या है, दैट इज इट इज प्रेजेंट इन डर्मिस। लेयर ऑफ स्किन। Okay, I'll write about the dense connective tissue here only. So dense connective tissue is present in dermis layer, and it is in this case irregular arrangement of cell। सो जो नीचे यहाँ लिखा हुआ था आई हैव रिटन इट हियर, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू के केस में डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट इन द डर्मिस लेयर एंड इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ सेल्स।
सो ये दो टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यू हो गए हैं हमारे, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज connective tissue is elastic tissue. इलास्टिक टिश्यू, नेम से हमें पता लग रहा है इलास्टिक मीन्स इट इज़ अ बिट स्ट्रेचेबल. सो इन दिस केस, इन केस ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इट इज़ अ बिट येलोइश इन कलर and in this case elastin fibers are present. एंड ये कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? इट इज प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई. सो ये ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई क्या है? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. नेक्स्ट टाइप इज adipose tissue. Adipose tissue, it is also called as fatty tissue. Adipose tissue or the fatty tissue. So basically ये जो टिश्यू है, दिस इज मेड अप ऑफ दी सेल्स जिनमें फैट स्टोर्ड है. सो कैसे बन रहा है ये टिश्यू? कैसे बन रहा है? जब फैट स्टोरिंग सेल्स दे विल ज्वाइन टुगेदर, राइट, एंड दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फैट स्टोरेज. वो फैट स्टोरेज का जो फंक्शन है वो परफॉर्म करने लग जाते हैं. दैट इज ओनली देन हम इसको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं. सो फैट स्टोरेज का फंक्शन है इस टिश्यू का, फैट स्टोरेज फंक्शन. अभी कहाँ प्रेजेंट है ये? एडिपोज टिश्यू की जो लेयर है, ये जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है एडिपोज टिश्यू की लेयर. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज यहाँ फैट स्टोर्ड है. ये जो टिश्यू है ये ऑर्गन को प्रोटेक्शन दे रहा है, ऑर्गन को इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑर्गन को किसी डैमेज से बचा रहा है. सो एडिपोज टिश्यू के अगर फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज द फैट स्टोरेज फंक्शन. अपार्ट फ्रॉम दिस fat storage, it is protective, it has protective function. एंड कहाँ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में? एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? ये इट सराउंड ऑर्गन्स, उसके साथ साथ प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ शॉक एंड इंजुरी. इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है. इट प्रोटेक्ट ऑर्गन्स फ्रॉम शॉक एंड इंजुरी. इसके अलावा स्पेसिफिकली इट इज प्रेजेंट इन skin layer. नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो है वो है कार्टिलेज टिश्यू.
So cartilage tissue it is a special type of टिश्यू है, सॉफ्ट है एज कंपेयर टू बोन, इट इज़ सॉफ्ट एंड कार्टिलेजनस जो टिश्यू है या कार्टिलेज टिश्यू है, इस केस में लाइक बोन कैल्शियम इज प्रेजेंट, बट जो कैल्शियम की डिपोजिशन है या कैल्शियम का अमाउंट है बोन के जितना नहीं है, इसीलिए ये बोन के कंपैरेटिवली बहुत सॉफ्ट है। और इस केस में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें कि लेट सपोज हम कार्टिलेज टिश्यू के एक सेल की बात कर रहे हैं, तो मैट्रिक्स इज द फ्लूइड मटेरियल जो उसके अंदर प्रेजेंट है उस सेल के। तो उस केस में क्या है, इट हैज़ जेलेटिनस matrix is present in this type of tissue. कार्टिलेज टिश्यू जो है ये फर्दर 3 टाइप्स का है, इट इज फर्दर ऑफ 3 टाइप्स, और इस केस में फर्स्ट टाइप जो है दैट इज हायालिन कार्टिलेज। सो जो फर्स्ट टाइप है दैट इज द हायालिन कार्टिलेज। नेक्स्ट इज फाइब्रोकार्टिलेज एंड नेक्स्ट वन इज इलास्टिक कार्टिलेज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्टिलेजनस टिश्यू। येस वी शुड नो, हमें ये पता होना चाहिए कि कार्टिलेज जो टिश्यू है ये कहाँ प्रेजेंट है। कार्टिलेज टिश्यू इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ आवर नोज। अगर हम अपनी बॉडी के पार्ट्स की बात करें, सो इट इज़ प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द नोज। उसके साथ साथ हमारा जो ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, उस केस में भी कार्टिलेज टिश्यू इज प्रेजेंट। आफ्टर दिस जो नेक्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है दैट इज बोन। जो 6th पार्ट हम करेंगे बोन, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू। अगर हम बोन और कार्टिलेज को कंपेयर करें देन डेफिनेटली जो बोन है ये हार्ड मटेरियल है और इट इज़ अ हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी। कैल्शियम की जो डिपोजिशन है एज कंपेयर टू कार्टिलेज एज कंपेयर टू द कार्टिलेज टिश्यू इस केस में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो बोन है इट इज़ हार्ड, इट इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। तो हियर आई एम राइटिंग अबाउट द बोन। So bone is the hardest connective tissue. Hardest connective tissue कौन सा है? It is bone. And special type of connective tissue में 2 tissues आ रहे हैं. One is the cartilaginous tissue and the other one is the bone. इस केस में why it is the hardest? High concentration of कैल्शियम एंड फॉस्फेट क्रिस्टल्स। सो बोन का जो मटेरियल है उस केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट इज मोर एज कंपेयर टू द कार्टिलेजिनस टिश्यू, इसीलिए जो बोन है वो हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि जो कार्टिलेजिनस टिश्यू है वो थोड़ा सा सॉफ्टर है एज कंपेयर टू बोन। अगर हम इस केस में बोन के बारे में, बोन की लेयर्स या बोन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ें, तो उस केस में बोन की जो स्ट्रक्चर है उसमें बोन के केस में 4 पार्ट्स या 4 लेयर्स आ जाती हैं। सो बोन के जो पार्ट्स हैं या बोन की जो लेयर्स हैं, फर्स्ट इज द पेरिओस्टियम,
Second part is the compact bone. Third part is the spongy bone. And the next one is the bone marrow. सो इसके साथ हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू जो हमने स्टार्ट किया था इट इज़ डन, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है उस केस में हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में और नर्वस टिश्यू के बारे में। अगर मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूं देन एज द नेम से हमें पता लग रहा है कि मस्कुलर टिश्यू मीन्स मसल्स के साथ कुछ रिलेशन है। इट मीन्स मसल्स में वो टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। अगर वो मसल्स में टिश्यू प्रेजेंट है देन उस टिश्यू का एक स्पेशल फीचर होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की उसमें प्रॉपर्टी होगी, और इट विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स बिकॉज मसल्स का यही फंक्शन है। तो अभी नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज द मस्कुलर टिश्यू। मसल टिश्यू थर्ड पार्ट। सो एज मैंने आई हैव जस्ट मैंशन कि मसल टिश्यू है कहाँ प्रेजेंट है, मसल्स में प्रेजेंट है, और इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। सो मसल टिश्यू प्रॉपर्टी इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी मसल्स में टिश्यू प्रेजेंट है, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन और किस टाइप का टिश्यू प्रेजेंट है उस बेसिस पर जो मसल्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 टाइप्स: वॉलंटरी मसल्स, involuntary muscles and cardiac muscles। ये मसल्स एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, अपने फंक्शन के विद रिस्पेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, और उसके साथ साथ इनमें टिश्यू की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। दैट इज हाउ कि ये 3 टाइप्स हैं मसल्स के। अभी वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो अगर हम वॉलंटरी मसल्स की बात करें तो जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनका एक अनदर नेम है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्राइएटेड मसल्स, स्ट्राइएटेड और स्केलेटल मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। एंड कार्डियक मसल्स आर ओनली कार्डियक मसल्स। सो वॉलंटरी मसल्स के केस में नेम वॉलंटरी मीनिंग, वॉलंटरी मसल्स के केस में इट मीन्स कि ये ह्यूमन बॉडी के कंट्रोल में है। वी कैन कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ दीज मसल्स। हम अपनी मर्जी से इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज कि इफ़ वी वांट टू, हमने अपना बॉडी का कोई ऑर्गन मूव करना है, पार्ट मूव करना है, सॉरी, कि हमने आर्म्स मूव करनी है, सो वो हमारे कंट्रोल में है। इट मीन्स जो बॉडी के पार्ट्स जिनको हम खुद मूव कर सकते हैं उस केस में जो मसल्स प्रेजेंट होगी वो वॉलंटरी मसल्स होंगी। मीन्स ये डायरेक्टली हमारे कंट्रोल में है। ऑन द अदर हैंड जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं दे आर नॉट इन आवर कंट्रोल, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स जो विसरल ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट है बिकॉज हमें नहीं पता, हमारे हार्ट की बीटिंग हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सिमिलरली हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के केस में जो इंटरनल जो वॉल है सिस्टम की, उसकी मूवमेंट्स को हम नहीं कंट्रोल कर सकते।
सिमिलरली हम बाकी जो सिस्टम्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, मींस वहाँ जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए वहाँ जो मसल्स प्रेजेंट होंगी दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स. नाउ नेक्स्ट इज अ कार्डियक मसल. कार्डियक जो वर्ड है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हार्ट. इट मीन्स ये मसल्स जो प्रेजेंट है ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट हैं और ये बाकी बॉडी के पार्ट्स से कैसे डिफरेंट है, बाकी ऑर्गन्स के विद रिस्पेक्ट कैसे डिफरेंट है वो हम अभी पढ़ेंगे इस केस में. सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वॉलेंट्री मसल्स से. इनका जो ये नेम है स्ट्राइटेड मसल्स और स्केलेटल मसल्स. स्ट्राइटा वर्ड जो है वो लेयर से बना है. इस केस में क्या है, अंडर आवर कंट्रोल. अब ये जो वॉलेंट्री मसल्स हैं ये फाइबर्स से बन रहे हैं और उन फाइबर्स को हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स क्या हैं, इनको हम बोलेंगे मसल फाइबर्स. सो मायोफाइब्रिल्स इन केस ऑफ वॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट हैं और ये मसल्स प्रेजेंट कहाँ हैं, लिम्स में. फॉर एग्जांपल फॉर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब में प्रेजेंट है, हमारी आर्म्स में लेग्स की जो मसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट हैं, बिकॉज हम अपनी लेग्स की, आर्म्स की, हैंड्स की मूवमेंट जो है वो अपने कंट्रोल के अकॉर्डिंग उनको मूव करवा सकते हैं. उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल में है. वॉलेंट्री मसल्स को स्ट्राइटेड मसल्स या स्केलेटल मसल्स क्यों बोला जाता है? स्केलेटल मसल्स दे आर स्केलेटल मसल्स बिकॉज ये हमारे वी कैन से कि स्केलेटल सिस्टम के साथ रिलेटेड है. अगर हम फोर लिम्स और हाइंड लिम्स की बात करें, स्पेशली हम अपनी आर्म्स और लेग्स की बात करें, तो वो मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है, राइट. और बोन्स प्रेजेंट हैं इस जोन में भी, और ये जो है ये बोन्स के साथ डायरेक्ट अटैचमेंट कर रही हैं वॉलेंट्री मसल्स, इसीलिए इनको स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है. उसके अलावा स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं. लेट्स सपोज सो अगर मैं बात करूं कि ये एक सेल है या ये एक पार्ट है मसल का, सो लाइक दिस वॉलेंट्री मसल्स जो हैं लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है, राइट. सो इट इज लेयर ऑफ मायोफाइब्रिल. जो मसल के फाइबर्स हैं उनकी लेयर्स प्रेजेंट हैं, वो लेयर्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको स्ट्राइटेड मसल्स बोला जाता है. एंड स्केलेटल मसल्स बिकॉज दे आर मेकिंग डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हैं हमारी बोन्स के साथ. After voluntary muscles, the next is the involuntary muscles. Involuntary muscles, they are not in our control. राइट. एंड इनको हम क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल्स. दे आर स्मूथ. इट मीन्स सरफेस के ऊपर, जैसे इन केस ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स सरफेस के ऊपर हमने डिमार्केशंस, वो लाइंस देखी थी ऐसे. अगर मैं बात करूँ दो मसल्स फाइबर्स हैं तो ये लाइंस, डिमार्केशंस, राइट. बट इन केस ऑफ स्मूथ मसल्स ऐसा कुछ सरफेस के ऊपर कोई लाइंस नहीं है, कोई वी कैन से कि डिमार्केशंस नहीं है. इस केस में जो ये मसल्स हैं स्मूथ हैं, जो एंड्स हैं मसल्स के टेपरिंग हैं, टेपरिंग एंड्स लाइक दिस. So you can see
कि इस केस में सरफेस के ऊपर कोई भी डिमार्केशंस नहीं है, कोई भी लाइंस नहीं है, सो स्मूथ मसल्स हैं ये, एंड जो एंड्स हैं वो टेपरिंग हैं। एंड जो हमारे इंटरनल सिस्टम्स हैं, राइट, वेयर दे आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वहाँ प्रेजेंट हैं ये, बिकॉज हम उन ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, उन ऑर्गन्स में जो मूवमेंट्स हो रही हैं हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए इनवॉलंटरी मसल्स हैं वहाँ प्रेजेंट हैं। एंड द थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू में जो हम मसल्स करेंगे, दे आर दी कार्डियक मसल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, हार्ट के केस में क्यों डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट हैं? हार्ट के केस में ही कार्डियक मसल्स प्रेजेंट है, बिकॉज जो कार्डियक वर्ड है ये हार्ट से रिलेटेड है, सो दीज आर दी हार्ट मसल, कि हार्ट की मसल्स हैं ये। एंड इस केस में अगर हम बात करें कि जो कार्डियक मसल्स हैं, इनमें जो फीचर्स हैं वो वॉलंटरी, व्हाट आई से, कि स्ट्राइटेड एज वेल एज स्मूथ मसल्स के जो फीचर्स हैं वो दोनों ही प्रेजेंट होंगे। कार्डियक मसल्स जो हैं सबसे पहले तो इनवॉलंटरी हैं, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट, ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। एंड उसके साथ साथ इनके ऊपर जो स्ट्राइएशंस हैं, कि जो लाइंस हैं, ये स्ट्राइटेड मसल्स हैं, दे आर नॉट वॉलंटरी नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ओके, सो इस केस में थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई करके बनाया है ये, ताकि आपको समझ लग सके। सो ये जो लाइंस हैं ये शो कर रही हैं स्ट्राइएशंस ऑन मसल्स की, उसके ऊपर लाइंस हैं, डिमार्केशंस हैं, अपर जो लेयर है मसल की उसके ऊपर ये लाइंस उसको स्ट्राइटेड मसल्स बना रही हैं। उसके साथ हार्ट की मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मसल्स हो गया। इन मसल्स में एक स्पेशल फीचर है, आप देख पा रहे हो कि जैसे ये एक मसल फाइबर है, द नेक्स्ट, एंड दोनों मसल्स फाइबर्स एक दूसरे के साथ यहाँ से ज्वाइंट हैं, ये जंक्शंस हैं जहाँ से ये ज्वाइंट है, मैं सर्कल कर रही हूँ इनको। सो यहाँ पर एक्चुअल में ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूँ, मैंने ऐसे बनाया है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटर डिस्क। एंड इंटरकैलेटर डिस्क की जो इंटरकैलेटर डिस्क इज़ अ स्पेशल फीचर, ये स्पेशल फीचर है कार्डियक मसल का। एंड कार्डियक मसल के केस में इंटरकैलेटर डिस्क का फंक्शन क्या है? टू ज्वाइन द मसल फाइबर, की जो एक मसल फाइबर है वो दूसरे मसल फाइबर्स के साथ कंप्लीटली ज्वाइंट हो। नाउ क्या डिफरेंट है, हाउ इंटरकैलेटर डिस्क क्या फंक्शन कर रही है इंटरकैलेटर डिस्क इन द कार्डियक मसल फंक्शनिंग, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरकैलेटर डिस्क क्यों प्रेजेंट है? ताकि इसी हार्ट ने जब ब्लड पंप करना है या हार्ट की वॉल्स में जब मूवमेंट होनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्ट में मूवमेंट हो रही है और दूसरे पार्ट में नहीं हो रही, राइट, बिकॉज मसल्स तो पूरे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट हैं। अभी इंटरकैलेटर डिस्क होने का क्या बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए, हमारे हार्ट की फंक्शनिंग के लिए? बिकॉज इंटरकैलेटर डिस्क की हेल्प से सबसे पहले तो मसल फाइबर्स जो हैं वो ज्वाइंट रहते हैं। तो इस केस में जो मूवमेंट है, लेट्स सपोज कि जो सिग्नल आया है मूवमेंट के लिए, हार्ट की पंपिंग के लिए इस जोन से आया है, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, देन ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का जो भी सिग्नल होगा वो स्प्रेड हो जाएगा थ्रू आउट द वॉल। वो पूरे मसल, जो पूरे मसल फाइबर्स हैं, जैसे जैसे ये ज्वाइंट हैं तो इट विल स्प्रेड। तो कनेक्शन का काम है इंटरकैलेटर डिस्क का, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उसको एक कॉन्टिन्यूटी में चलाने के लिए
ये जो कनेक्शन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये कनेक्टेड ना होते तो क्या होना था कि एक मसल फाइबर अलग से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रहा है एंड सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मे भी कुछ टाइम लग जाता। बट हार्ट के केस में स्पेसिफिकली ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज हार्ट का फंक्शन इज फॉर टू द पंप द ब्लड, राइट। और पंपिंग ब्लड की पंपिंग के लिए पूरी जो हार्ट की वॉल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो दैट इज वाई इंटरकलेटेड डिस्क का जो मेन फंक्शन है ज्वाइनिंग द मसल फाइबर, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मैकेनिज्म है उसको एक ही टाइम पर पूरी वॉल में स्प्रेड करना। क्लियर? सो इंटरकलेटेड डिस्क क्या काम कर रहा है इस केस में? रिदमिक कंट्रोल ऑफ या ओनली रिदमिक कंट्रोल, कि एक ही रिदम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट की मसल्स की होनी चाहिए। सो इसके साथ हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है इट इज़ डन। अभी हमारा जो पार्ट रह रहा है वो है नर्वस टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू जो टिश्यू चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट है। एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ लग रहा है ये पार्ट। नर्वस टिश्यू की अगर बात करें तो नर्वस टिश्यू हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, राइट। तो नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, तो इट इज़ प्रेजेंट इन द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के केस में नर्वस टिश्यू जो है इसमें बेसिकली इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स। जो नर्वस टिश्यू है इसके 3 पार्ट्स हैं, राइट। फर्स्ट इज द ग्रे मैटर, next is the white matter, third is the neuroglia। सो ये नर्वस टिश्यू के मेन 3 पार्ट्स हैं। ग्रे मैटर, ग्रे मैटर में क्या प्रेजेंट है? इट कंपोज्ड ऑफ, यहां होंगे नर्व सेल्स, एंड इस केस में नर्व फाइबर्स, मैंने यहाँ लिख दिया कंपोज्ड ऑफ कि इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है। अगर ग्रे मैटर की हम बात कर रहे हैं तो ग्रे मैटर में नर्वस सिस्टम के केस में वहाँ नर्व सेल्स प्रेजेंट हैं, वाइट मैटर में नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं, एंड न्यूरोग्लिया जो है ये सपोर्टिव टिश्यू है। न्यूरोग्लिया सपोर्टिव टिश्यू मीन्स ये प्रोटेक्शन के लिए सराउंडिंग में प्रेजेंट है। यहाँ ये एज ए लेयर, एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है अराउंड दिस नर्वस टिश्यू, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज ए सपोर्टिंग टिश्यू। सो अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो ये 3 पार्ट्स, उसमें नर्व सेल्स, नर्व फाइबर्स और ये सपोर्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होगा वहाँ पर। इन केस ऑफ नर्वस टिश्यू जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिक फंक्शनल यूनिट हैं। जैसे नर्वस सिस्टम की अगर फंक्शनिंग की बात करें तो अगर हमने नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग हम इन डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में करेंगे, उस केस में न्यूरॉन इज़ द बेसिक यूनिट जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए एक बेस बना रही है, जो नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो न्यूरॉन है इट इज़ द बेसिक यूनिट फॉर नर्वस सिस्टम फंक्शनिंग। अभी हम न्यूरॉन की अगर बात करें तो न्यूरॉन
कि फर्दर 3 पार्ट्स हैं। डेंड्राइट, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। डेंड्राइट जो पार्ट है इट रिसीव द सिग्नल एंड सेल बॉडी जो मेन पार्ट है यहाँ पर इट हैव न्यूक्लियस। एक्सॉन send the stimulus or send the signal to next dendrite. अगर हम डेंड्राइट की बात करें, ये फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन है कि ये सिग्नल को रिसीव कर रहा है एंड सेल बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक्सॉन एक चैनल लाइक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो एट द एंड फर्दर जो डेंड्राइट प्रेजेंट है उसको सिग्नल सेंड करेगा। अभी इफ दिस इज डन, सो इस केस में दीज आर डेंड्राइट्स, ये न्यूक्लियस है और यहाँ न्यूक्लियस में दिस इज साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म एंड दिस होल इज द सेल बॉडी एंड ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैंने मेंशन किया था दिस इज एक्सॉन एंड जो ये फाइन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर दी एक्सॉन टर्मिनल्स, की ये एंड पार्ट है एक्सॉन का और यहाँ से जो सिग्नल है वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ जाएगा और ये जो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइट्स जो हैं ये सिग्नल को रिसीव करेंगे। सो दिस इज द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। इन डिटेल जो सेशन है वो हम नर्वस सिस्टम में कवर करेंगे कि कैसे न्यूरॉन विल रिसीव द सिग्नल, न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे आ रहा है और इसके अलावा भी एक्सॉन के केस में यहाँ एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर एक शीथ, एक लेयर प्रेजेंट है और इस लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेयर है। माइलिन शीथ, ये जो शीथ है, ये लेयर है एज अ प्रोटेक्शन का काम कर रहा है एक्सॉन के केस में। सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो जो न्यूरॉन्स है वो अलग अलग टाइप्स के हैं जो हम सारा इन डिटेल नर्वस सिस्टम के केस में करेंगे। तो फॉर टिश्यू चैप्टर हमने सिर्फ नर्वस टिश्यू में इतना ही करना था और दिस इज़ डन। सो इसके साथ हमने जो टिश्यू चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ लग रहा है इस केस में। सो नेक्स्ट सेशन जो है उनमें हम इन डिटेल सारे सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस बिकॉज ये जो बेसिक्स हैं ये आपके क्लियर होने चाहिए। ओनली देन जब हम न्यूट्रिशन का इन डिटेल सारा पढ़ेंगे तो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं यू हैव टू अप्लाई, वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जो ये डाइट एंड न्यूट्रिशन के कोर्स में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी और एनाटॉमी स्टडी कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू ऑल गाइज आर गेटिंग दिस, आपको समझ लग रहा है अच्छे से। कीप वॉचिंग दिस, अच्छे से समझो, अच्छे से करो इसको, तभी आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन का अच्छे से समझ लगेगा, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन केस ऑफ टिश्यू चैप्टर। इन द नेक्स्ट सेशन we'll meet with the new topic and
That's all from my side. Thanks a lot. Thank you.